ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जो हम पढ़ते हैं यूपी जो होता है स्पेशल के बारे में 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं आपको। तो 6 से 7 क्वेश्चन की जो होता आज हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि समय नहीं है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी पे हम चर्चा करेंगे। चलें, पहले ही चीज़ जो होता है एक चीज़ है चुनारगढ़। चुनारगढ़ जो होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है चुनारगढ़। ठीक है, इस गढ़ में जो होता है इस गढ़ के अंदर जो होता है सोनवा मंडप, ठीक है, बामन खंभा, सौर घड़ी, भरथरी की समाधि, अनूप वेदिका आदि दर्शनीय विरासतें यहाँ पर स्थित होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिला आता है सारनाथ। सारनाथ में देखेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसे जो होता हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। इसका जो होता अन्य नाम जो होता है बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तनम भी मिलता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषिपत्तनम कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, अगला सबसे मशहूर है लखनऊ महानगर के बारे में। 1775 ईस्वी में नवाब आसुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया था। नोट करेंगे। ठीक है, आगे ब्रिटिश रेजिडेंट जो होता है हरकोट बटलर ने भी जो होता है इसके विकास में योगदान दिया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया था। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अनुसार महानगर के लगभग 55% भूभाग पर रिहायशी क्षेत्र, ठीक है, रिहायशी क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ ज़िले के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद बहुत स्पीड में हम पढ़ाएंगे क्योंकि आगे जाएंगे। दयाल बाग, आगरा में स्थित दयाल बाग राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। ठीक है, जो चीज़ चर्चा में करंट में रही हो उत्तर प्रदेश में उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। 20 दिन का बैच है, 20 दिन में पूरे क्वेश्चन लाना है किसी तरह से। आगे देखेंगे कलिंजर का किला। कलिंजर का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित कलिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण किला है। कौन सा? कलिंजर का किला। प्राचीन काल में यह जोजाक भुक्ती साम्राज्य के अधीन था। नोट कर लीजिए, पूछा गया है ये क्वेश्चन पीसीएस में और आरओ में दोनों जगह पूछा गया। जोजाक भुक्ती साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, 1569 की बात करते हैं हम लोग, देखेंगे 1569 में जो होता अकबर ने इस किले की जीत लिया और बीरबल को उपहार के रूप में प्रदान किया था। ठीक है, कलिंजर के किला को जो होता है अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार के रूप में प्रदान किया था। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश, ये चर्चा में था जिला। उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो होता है वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। कब? 24 जनवरी को। ठीक है, प्रदेश सरकार ने जो होता है 2018 में प्रथम बार स्थापना दिवस मनाया था। यूपी दिवस मनाने का प्रस्ताव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल राम नाईक ने दिया था। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था राज्यपाल राम नाईक ने दिया था। ठीक है, देखिए यूपी कांस्टेबल के बच्चे अगर होंगे ग्रुप में आपके तो उनको भी जो होता है ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं के लिए कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी SSC की कोई परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो, सभी के लिए यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट होता है। आरओ में 6 से 7 क्वेश्चन, पीसीएस में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो होता सबसे इंपॉर्टेंट है। और करंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसमें करंट से संबंधित क्वेश्चन जोड़ा गया है। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। आगे चलें। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू संग्रहालय। देखेंगे ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, 1957 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट खोला गया था। ठीक है, आगे देखेंगे महर्षि वाल्मीकि आश्रम। ये आश्रम कहाँ है? बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये आश्रम बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर में लगभग 21 किलोमीटर जो होता है उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी जो होता है वाल्मीकि आश्रम है। नोट करेंगे, चित्रकूट में भी जो होता है वाल्मीकि आश्रम स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत माता मंदिर, ये भी पीसीएस में आरओ में जो होता है पहली बार जो परीक्षा री एग्ज़ाम होने जा रहा है
पहली बार परीक्षा हुई थी तो आरओ में पूछा गया था। भारत माता मंदिर, ये वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में स्थित है। ठीक है, वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, नोट करेंगे, काशी विद्यापीठ में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त, शुभारंभ महात्मा गांधी के द्वारा 1936 में किया गया था। क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। ठीक है, निर्माण कौन किया था? बाबू शिव प्रसाद गुप्त, शुभारंभ महात्मा गांधी के द्वारा 1936 में किया गया था। आगे देखेंगे, भारतीय कला भवन, भारतीय कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। नोट करेंगे, भारतीय कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एल्फ्रेड पार्क, एल्फ्रेड पार्क आप जानते हैं कंपनी बाग प्रयागराज में स्थित है, जिसे चंद्रशेखर पार्क कहते हैं आप लोग हैं। ठीक है, इस पार्क में ब्रिटिश मूल एवं चंद्रशेखर आज़ाद के बीच जो होता है मुठभेड़ हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में जो होता मात्र एक गोली बची हुई थी। ठीक है, तो पुलिस के द्वारा जो होता जिंदा ना पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपनी कनपट्टी पे गोली लगा दी और शहीद हो गए। ठीक है, क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नामकरण जो होता है चंद्रशेखर, अल्फ्रेड पार्क का हटा करके चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, आगे चलेंगे, सरधना, क्या करेंगे? सरधना, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। इसके प्रति जो था एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे। ठीक है, ठीक है, इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी और अपने पति की मृत्यु के पश्चात बेगम समरू सरधना जो था शासिका बनी थी। यहाँ पर बेगम सरधनु जो था शासिका बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास के बारे में। ठीक है, वो करंट इतिहास था, प्राचीन इतिहास था। ठीक है, अभी आधुनिक इतिहास में क्या, ज़्यादा आपको मैटर नहीं पढ़ना है। 20 दिन के क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं रिवीजन क्लास में वही पढ़िए। ठीक है, इसे मैच्योर क्लास में रखा जाएगा। आगे लिखेंगे, देखिए, अंग्रेजों ने 1780 में बनारस के शासक राजा चेत सिंह को जो था अधीनता के लिए बाध्य किया था। ठीक है, शुजाउद्दौला के बाद आसुफदौला फिर जो है 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना था। ठीक है, शहादत अली जो होता अवध का नवाब बना। ठीक है, शहादत अली जो होता था ने 1801 में सुरक्षा की गारंटी के बदले में अंग्रेजों को जो था प्रयागराज, नोट करेंगे, 1801 में सुरक्षा की गारंटी के बदले में अंग्रेजों को क्या दिया? प्रयागराज और जो होता है गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, एटा, दक्षिणी मिर्ज़ापुर और कुमाऊं का क्षेत्र जो होता अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, अवध के बदले, नोट करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने 1803 में मराठा को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बांदा और हमीरपुर, जलौन के आसपास समूचे क्षेत्र को अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे चलें। यूपी के संपूर्ण क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। नोट करेंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। यहाँ का गवर्नर जनरल प्रकाश शासन था। 1833 ईस्वी में इस क्षेत्र को जो था आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में अलग पहचान मिली और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति हुई थी। कब? 1833 में। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे 1833 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में सब पढ़ाया जाएगा, तब वहाँ पर आपको बताया जाएगा। आगे चलेंगे। सन 1757 तक उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था। बरेली व मेरठ उत्तर भाग में पठान सरदार नाजिब खान का राज्य था। ठीक है, 1757 में 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था उत्तर प्रदेश। बरेली पर और मेरठ पर उत्तर भाग में था जो पठान सरदार के नाजिब खान का राज्य था। ठीक है, मेरठ और दोआब क्षेत्र तक रुहेलखंड में रुहेल शासक रहमत खां का राज्य था। किसका? रहमत खां का राज्य था। ठीक है, मध्य दोआब क्षेत्र में फर्रुखाबाद के नवाब के राज्य था। वर्तमान में अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती जिलों पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला का शासन था। ठीक है, अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती जिलों पर जो था अवध के नवाब शुजाउद्दौला का शासन था। ठीक है, आगे देखेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में के जो होता झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट आदि जिलों पर मराठों का राज्य था।
8 जिलों पर जो था मराठों का राज्य था। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसान आंदोलन, हेडिंग डालेंगे किसान। उत्तर प्रदेश के किसान सभा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आरओ में। ठीक है, 1857 के विद्रोह पर नियंत्रण पा लेने के बाद अंग्रेजों ने अवध के तालुकदारों को भूमि लौटा दी और उन पर किसानों से अधिक लगान वसूली के लिए जो था दबाव बनाया था। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में जो होता है, इसी परिप्रेक्ष्य में मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी की प्रेरणा से जो होता फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन फरवरी 1918 में किसकी प्रेरणा से? मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर इस क्षेत्र के आंदोलन केंद्र रहे। प्रतापगढ़, इलाहाबाद और जौनपुर, ठीक है, आंदोलन के केंद्र रहे। झुंगरी पाल सिंह और दुर्गा पाल के बाद बाबा रामचंद्र ने इस आंदोलन के विस्तार का कार्य किया था। ठीक है, कौन? झुंगरी पाल सिंह व दुर्गपाल के बाद जो था बाबा रामचंद्र ने जो होता है इसे विस्तार देने का कार्य किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र जैसे नेताओं ने इसका सहयोग प्राप्त था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसान आंदोलन के बारे में, किसका सहयोग प्राप्त था? जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र जैसे नेताओं का जो होता सहयोग प्राप्त था किसान आंदोलन। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। आगे चलेंगे, 1857 के प्रमुख क्रांति और विस्तार चलेंगे इसमें। ये मिलान करने के लिए आपको आता है। ठीक है, लखनऊ में नेतृत्वकर्ता देखेंगे और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता दोनों देखेंगे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उसका नाबालिग पुत्र वजीर कादिर, लखनऊ का नेतृत्व। और अंग्रेज कौन था? कोलिन कैंपबेल। मिलान करने के लिए आएगा, कानपुर में नाना साहब या तात्या टोपे, जनरल हैवलॉक नेतृत्वकर्ता। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जनरल हिरोज के द्वारा 18 जून को वीरगति प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1858 में। ठीक है, आगे देखेंगे प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली। ठीक है, कर्नल नील जो होता था अंग्रेज नेतृत्व करता था, ब्रिटिश नेतृत्व करता। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इसका नेतृत्व करता कर्नल नील था। बरेली में खान बहादुर खां, इसका नेतृत्व करता कोलिन कैंपबेल था। ठीक है, मथुरा में देवी सिंह थे। ठीक है, कर्नल नील था। और देखेंगे कालपी में तात्या टोपे और कर्नल नील था। ठीक, गोरखपुर में गजाधर सिंह था, ब्रिटिश सरकार में एक आया और एक गया था। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, सन 1920 में देश में कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया और मतभेद पैदा होने पर बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा नाम से एक अलग संगठन बना लिया था। ठीक है, सन 1920 में देश में जो था कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया, लेकिन उसमें मतभेद हो गया और बाबा रामचंद्र ने जो होता है अवध किसान सभा के नाम से एक अलग संगठन बना लिया था। ठीक है, दिसंबर 1920 में अयोध्या में आयोजित रैली में 1 लाख किसानों ने भाग लिया और 1921 के मध्य तक किसान सभा का प्रभाव खत्म सा हो गया था। 1920 में बना और 1921 में किसान सभा का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो चुका था। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस से अलग होकर के किसने जो होता है अलग पार्टी बनाई थी? ठीक है, कौन सा संगठन अलग बनाई थी? यही, ठीक है, अवध किसान सभा। नोट करेंगे, अवध किसान सभा कौन? बाबा रामचंद्र। ठीक है, नाम बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, गलती मत करिएगा। एका आंदोलन चलेंगे, एका आंदोलन। लगान में अत्यधिक वृद्धि, ठीक है, वसूली से उत्पीड़न को लेकर मदारी पासी सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई, बहराइच के किसानों ने एका आंदोलन शुरू किया था। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ ही यह आंदोलन भी जो होता है समाप्त हो गया। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन क्या हुआ? स्थगित हुआ। तब इसी के साथ जो था एका आंदोलन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर सैयद अहमद खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नोट करेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर कौन थे? सैयद अहमद खां ने जो होता है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते ही उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो होता साथ दिया था। किसका? अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है,
1875 में सैयद अहमद ने मुस्लिमों के आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया 1920 में। और बाद में जो होता है इसका नाम हरिगढ़ विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव बाबा योगी आदित्यनाथ रख चुके हैं, कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चुनाव के बाद। आगे देखेंगे देवबंद आंदोलन, नोट करेंगे। मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866-67 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नोट करेंगे। ठीक है, मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक और नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866-67 में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर जनपद के अंतर्गत देवबंद था। ठीक है, इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, संस्थापक याद रखिएगा, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे की स्थापना की थी। नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रशीद अहमद गंगोही ने जो था देवबंद में इस्लामिक शिक्षा केंद्र की मदरसे की जो था स्थापना की थी। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना नहीं बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक नेता तैयार कर मुस्लिम समाज का धार्मिक और नैतिक पुनरुद्धार करना था। शिक्षा का ये उद्देश्य था। ठीक है, देवबंद ने भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया, सैयद अहमद के द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, देवबंद आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन के प्रबल समर्थक का नाम याद रखिएगा, शिवली नुमानी। नोट करिएगा, इस आंदोलन के प्रबल समर्थक कौन थे, शिवली नुमानी ने 1804-05 में लखनऊ में दारुल उलूम तशा, ठीक है, नदौतुल उलमा की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पढ़ रहे होंगे 20 दिन का जो मैच्योर क्लास है। देखिए, आप चैनल को जो होता है अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 दिन में आपको आर पास करा, प्रीलिम से जो था पास करा देंगे, किसी भी तरह किसी भी कीमत पे पास करा देंगे। ठीक है, प्रीलिम्स को। ठीक है, मेंस में फिर आगे बैच हम देखेंगे। इसके बाद जो होता है, आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। लेकिन देखिए, आप जब तक हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, आप लोग कमेंट में बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे हौसला बढ़ेगा वैसे ही बढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन कब कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन ये मिलान करने के लिए दिया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1888 में पहली बार इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में। ठीक है, जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में। ठीक है, 1892 में इलाहाबाद में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। 1899 में लखनऊ में रोमेश चंद्र दत्त। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1910 में इलाहाबाद में सर विलियम्स वेडरबर्न के। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजुमदार के अध्यक्षता में। 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है, प्रथम राज्यपाल। 1935 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और जो तो 1946 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता है, सॉरी उत्तर प्रदेश के प्रदेश में जो होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कई बार पढ़ना की ज़रूरत है। ठीक है, पढ़ते रहिए। ज़्यादा यूपी स्पेशल नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे वो अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, चलेंगे। फतेहपुर सीकरी का स्थापना अकबर ने, जौनपुर के फिरोज शाह तुगलक ने, आगरा सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद इल्तुतमिश। ठीक है, 84 गुंबद की इमारत की स्थापना किसने की थी, जलौन में है। जामा मस्जिद कहाँ पर है, मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में। नोट कर लीजिएगा। सूची फर्स्ट सेकंड जो मिलान के लिए आता है। कनक भवन अयोध्या में कई बार पूछा गया है। कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में। कलिंजर दुर्ग बांदा में। देवासरी बाराबंकी में। ये जो होता है, तीनों जो देख रहे हैं ना,
ये सीरीज जो था, तीनों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इसी में पूछा गया है, इसलिए जो होता है इस एक सीरीज तैयार हो गई। आगे चलेंगे। आर्थिक परिदृश्य हेडिंग डालिए, आर्थिक परिदृश्य, ठीक है। निर्यात विकास केंद्र आगरा, खुर्जा, बुलंदशहर में पड़ता, ठीक है। मेरठ निर्यात विकास केंद्र है, आगरा, खुर्जा, मेरठ जो था निर्यात विकास केंद्र है, जबकि प्रयागराज यूपी का निर्यात विकास केंद्र नहीं है, ठीक है। प्रयागराज जो होता है उत्तर प्रदेश का निर्यात विकास केंद्र नहीं है, नोट करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। दीनदयाल हस्तकला संकुल, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में स्थित है, नोट करेंगे, वाराणसी में। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा इसे केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। आगे चलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में घोषणा की, ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा। नोट करेंगे, यूपी का जो होता पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ग्रेटर नोएडा में। नोट करिए, ठीक है। ये केंद्र जो होता है केवल ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का अवसर खोलेगा। राज्य तथा अन्य जगहों पर आईआईटी व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। आगे चलेंगे। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर, उत्तर प्रदेश उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की थी। नोट करेंगे, अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश को औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई, तो 10वीं, ठीक है। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है, ठीक है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना में 9.5% दर्ज की गई थी, ठीक है। आगे चलेंगे। नकारात्मक औद्योगिक वृद्धि दर, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही, ठीक है। इस दौरान विकास दर कितना रही? -0.9%, ठीक है। चौथी 9वीं पंचवर्षीय योजना में 10वीं में 10% बढ़ी, 9वीं में 9% कम हो गई। देख रहे हैं ना। आगे देखेंगे। कृषि श्रम उत्पादकता, कृषि श्रम उत्पादकता, यूपी में कृषि प्रथम उत्पादकता श्रम उत्पादकता सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कृषि में जो होता है अगर सबसे ज़्यादा श्रम कहाँ होता है तो उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नोट करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकरण जो होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें कम से कम अधिकाधिक उत्पादक प्राप्ति होती है, ठीक है। नोट करेंगे कौन कौन से जिले हैं, देख लेंगे हम। कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन कौन से? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। इत्यादि क्षेत्र जो होता कृषि श्रम उत्पादकता वाले क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बस याद रखिएगा, हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। आगे चलते, मेहनत हम करेंगे, आप भी करिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगे चलें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात जो होता है मध्य और पूर्वी सबसे कम बुंदेलखंड कृषि श्रम उत्पादकता है। सबसे कम कहाँ? बुंदेलखंड वाला, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम,
वर्ष 2018 में नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत देश में कुल 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश के कितने? 8 जिले। कौन कौन हैं ये जिले? नोट कर लीजिएगा। सोनभद्र, ठीक है, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। नोट करेंगे आप। सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं आकांक्षी जिला। और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आकांक्षी जिला इसमें कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, से जिसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मुरादाबाद और कानपुर, नोट करेंगे, मुरादाबाद कानपुर को विशेष आर्थिक क्षेत्र से स्थापित किए जाने के स्थानों में शामिल थे। प्रदेश में वर्तमान में 14 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील हैं, ठीक है, मुरादाबाद कानपुर शामिल किए गए हैं। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, यूपी में मूल्य वर्धित कर अर्थात 1 जनवरी 2008 से लागू है, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, भौगोलिक परिदृश्याँ। इकोनॉमिक क्षेत्र खत्म हो गया आपका, भौगोलिक परिदृश्याँ चलेंगे। भौगोलिक परिदृश्याँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत की जो था 8 राज्यों एक जो था संशासित राज्य क्षेत्र अर्थात कुल 9 राज्यों से मिलती हैं, ठीक है। यूपी की सीमा जो होता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। पूर्वी शहर, हेडिंग डाले पूर्वी शहर। यूपी का सबसे पूर्व में स्थित शहर बलिया है। नोट करेंगे, यूपी का सबसे पूर्व में स्थित शहर कौन है? बलिया है, जिसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है, ठीक है। यूपी के 3 जिले मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बिहार के 3 जिले जो होते हैं भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2021 तथा जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के जिलों को जो था भौगोलिक क्षेत्रफल लिखेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल चलेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल में संत रविदास नगर, भदोही, ठीक है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर वाराणसी, बागपत, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र, ठीक है। आगे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ठीक है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है, किंतु जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद प्रयागराज है और सबसे छोटा जिला महोबा है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। आगे देखेंगे जिलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही अनुक्रम में देखेंगे। सिद्धार्थनगर, संत रविदास कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर और भदोही जिसे कहा जाता है। ये इसलिए क्वेश्चन क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस और आरओ में दोनों में पूछा गया था। उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम कौन सा इनमें है, ठीक है। यही नगर नगर पूछा गया था, लड़के कंफ्यूज हो गए थे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अत्रा प्रथा, अन्ना प्रथा देखेंगे। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि और वानिकी विकास के लिए ये प्रथा अभिशाप है। इस प्रथा के तहत किसान चैत मास में फसल की कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे इन पशुओं को जो होता है वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर प्रदेश को वर्षा और मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। पहला है केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, ठीक है, केंद्रीय कहाँ गया? पहला केंद्रीय मैदानी क्षेत्र,
दूसरा दक्षिण पश्चिमी आर्द्र शुष्क क्षेत्र, तीसरा बुंदेलखंड, चौथा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पांचवा उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, छठा विंध्य क्षेत्र, ठीक है, और सातवां देखेंगे भाबर तराई क्षेत्र, आठवां पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, नौवां मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। नोट कर लेंगे मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। आगे चलेंगे, देखेंगे वन क्षेत्र, देखेंगे वन क्षेत्र की बात करते हैं। यूपी में कुल वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल करीब जो होता है 14,818 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.88% है, ठीक है। आगे देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी में वनावरण और वृक्षावरण जो होता है 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। यूपी में वन क्षेत्र का बाहर जो होता है वृक्षावरण 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है। नोट करते रहेंगे आप, ठीक है। यूपी में वन क्षेत्र का विकास वर्तमान सरकार के पौधारोपण अभियान का नतीजा है। यूपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले जिलों में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर शामिल है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जिलों में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ा। आगे देखेंगे यूपी में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो होता है भदोही है। यूपी में वन विभाग की स्थापना साल 1855 में हुई थी, साल 1855 में हुई थी, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष 4 राज्य हैं। पहले स्थान पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखेंगे देश की जनसंख्या में यूपी जनसंख्या का प्रतिशत 16.5% है। नोट कर लीजिएगा 16.5% है, ठीक है। प्रति व्यक्ति वर्ग का घनत्व किलोमीटर देखेंगे 829 व्यक्ति जो तब प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, ठीक है। यूपी की 2001-2011 के दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि नोट करेंगे 20.23%, ठीक है। महिला साक्षरता 57.18% हो गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य, लैंगिक अनुपात 912 है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो था 943 है, ठीक है। अगर राष्ट्रीय लिंगानुपात देखेंगे तो 943 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 912 है, ठीक है। कितना कम है निकाल करके आंसर बताइएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता 67.7%, जबकि राष्ट्रीय औसत 73% है। कितना कम है ये भी आंसर बताएंगे। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता 56.30% थी, जो कि उड़ीसा से कम थी, ठीक है। चलेंगे साक्षरता दर व्यक्ति की पूरे टोटल पुरुष अगर पूरा देखें पुरुष महिला के तो 67.7, जिसमें पुरुष के 77.3%, ठीक है, 77.3, महिला का 57.2% है। आगे देखेंगे अब यूपी में साक्षरता दर की स्थिर तरीके से जो था बढ़ती रही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों की जो था वृद्धि दर के अनुरूप सीमित नहीं रही है, ठीक है, ये भी जान लीजिएगा। आगे देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार जिलों की साक्षरता दर। सबसे बड़ा जिला अगर साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर 80% साक्षर है, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा। 4 थे लाइन याद रखने, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। आगे देखेंगे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, ठीक है। आगे देखेंगे न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले 5 ज़िले हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ठीक है। सबसे कम श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। चलेंगे इलाहाबाद की साक्षरता 72.3%, वाराणसी की 75.6, बरेली का 58.5, गाजियाबाद 78.1%। सबसे ज़्यादा शिक्षित गाजियाबाद है, फिर वाराणसी, फिर इलाहाबाद। आगे देखेंगे
महिला साक्षरता की बात करें, कानपुर नगर 75.1, फिर लखनऊ 71.54, गाजियाबाद 69.8, इटावा 69.6, गौतम बुद्ध नगर 70.82% और औरैया 70.61। आगे चलेंगे। आगे इसमें देखेंगे यूपी के श्रावस्ती जिलों की महिला साक्षरता, श्रावस्ती जिलों महिला साक्षरता 34.8% है, जो यूपी के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है। आगे देखेंगे यूपी की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 1971-81 के बीच राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 25.39% है, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर जो होता है 24.66% रही। ठीक है, इस दशक के बाद जो होता है यूपी में जनसंख्या की वृद्धि दर जो होता है राष्ट्रीय वृद्धि दर से प्रत्येक दशक से अधिक रही है। नोट करेंगे। आगे चलेंगे। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1991-2001 के दशक में 25.85% रही। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2001-2011 के आंकड़ों के अनुसार यूपी में 10 की वृद्धि दर 20.2% रही। ठीक है, जबकि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 20.9% के स्तर पर आकलित की गई थी। हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। 1991 से 2001 के बीच लिंगानुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। 1991-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 19 अंकों की वृद्धि हुई। ठीक है, 1991 में जो पहले था 879, जो 2001 में 898 जोता हुई थी। कितना? 19 अंकों की वृद्धि हुई थी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नोट करेंगे, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1968 में यह स्थापित वन्यजीव विहार को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। नोट करेंगे, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। बब्बर शेर सफारी यूपी के जनपद इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। जिसका नाम परिवर्तित कर अब इटावा सफारी पार्क कर दिया गया है। ठीक है, पहले लायन सफारी पार्क में विकसित किया गया था, अब नाम परिवर्तित करके इटावा सफारी पार्क कर दिया गया है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। पक्षी संस्थान समस्तपुर पक्षी, रायबरेली में नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में, बखीरा संत कबीर नगर में, सांडी हरदोई में, ओखला गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, आगे देखेंगे। महावीर स्वामी ललितपुर, पार्वती औरगा गोंडा में, सुरहाताल बलिया में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलेंगे। खनिज संसाधन सोनभद्र में तांबा, ललितपुर में तांबा या यूरेनियम, प्रयागराज में सिल्का बालू, मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर, बांदा में सिल्का बालू, बांदा में भी जो होता सिल्का बालू, सिंगरौली में कोयला, बुंदेलखंड में डायस्पोर या पायरोफिलाइट। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट तथ्य की बात करते हैं।
यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में कुल कर्मकारों और कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% रहा है कृषि में। नोट करेंगे। किसान समृद्धि आयोग, ठीक है, किसान समृद्धि आयोग किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से यूपी सरकार ने नवंबर 2017 में किसान समृद्धि आयोग की स्थापना गठन किया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यूपी कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। नोट करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना, यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना का प्रथम चरण विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित की गई। इस परियोजना का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 को प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 2004 तक जो होता है सफलतापूर्वक जो होता है संपन्न हुआ, पूरा हुआ था। ठीक है। और देखेंगे दूसरा चरण, इसका जो था सेकेंड जो होता है 27 नवंबर 2007 से राज्य सरकार के वित्तीयन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसे बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त पोषित किया गया और 31 मार्च 2013 को जो होता सफलतापूर्वक जो होता ये पूरा हुआ था। ठीक है। बाद में इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल किया गया था। चलें, सीमांत किसान यूपी, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है उसे सीमांत किसान कहा जाता है। 2 बार पीसीएस में, 1 बार आरओ में, इसलिए इसको परिभाषाएं रख दी गई है। नोट कर लीजिए। हो गया। आगे चलेंगे। लाल मिट्टी के बारे में बहुत बार पूछा जा रहा है। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी, मंडल, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में जिलों के ऊपरी भाग पठारी भागों में पाया जाता है। जिलों के ऊपरी भाग के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती हैं। ठीक है। ये 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। देखेंगे, लाल मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, परवा और रक्कर। परवा हल्की बलुई तथा बलुई चिकनी होती हैं, जबकि रक्कर जो होता है अपरक्षित मिट्टी होती है। ठीक है, अपरक्षित मिट्टी होती हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, मार्ग मृदा, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को जो तो 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मार्ग मृदा में काली मृदा और लाल मिट्टी। नोट करेंगे। मार्ग मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। देखेंगे, जो होता है काली मिट्टी के 2 भाग होते हैं, जिनमें पहले भाग को कावड़ मिट्टी और दूसरे भाग को जो होता है मार मिट्टी कहते हैं। पहले भाग को कावड़ और दूसरे भाग को मार मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। कावड़ मिट्टी देखेंगे। ठीक है। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। ठीक है। समय से खेती करने पर ही इस मिट्टी को अच्छी उपज की जा सकती है। समय से जो होता खेती करने पर ही जो होता है इस मिट्टी को अच्छी उपज की जा सकती है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मार्ग मृदा। मार्ग मृदा जो होता उर्वर मिट्टी है। ये गेहूँ व कपास के लिए उपयुक्त होती है। ये मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा और आज जिलों में जो होता है ये पाई जाती है। ठीक है। नोट करेंगे, आज जिलों में पाई जाती है। आगे चलेंगे। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल देखेंगे। यूपी में खरीफ की फसल बुआई जो होता जून जुलाई के मध्य होती है। ठीक है, जून जुलाई के मध्य होती है। जैसे भारत में मेथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है, जिसमें यूपी में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसकी प्रतिशतता दृष्टि देश में जो तक कुल मेथा तेल का उत्पादन लगभग 85% होता है। ठीक है, मेथा तेल। नोट करेंगे। आगे चलेंगे। सोयाबीन की फसल। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनपदों में बदायूं,
शाहजहाँपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में जो था सोयाबीन की खेती होती है, बुंदेलखंड क्षेत्र वाले हिस्से के अंतर्गत। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र वाले के अंतर्गत। आंवला, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आंवला में देखेंगे यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। इसके अलावा प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर और सुल्तानपुर जिलों में भी आंवला की खेती होती है। ठीक है, आंवला उत्पादन होता है। आगे चलेंगे, आगे चले। दशहरी आम, ठीक है, यूपी का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र जो होता है इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के ककोरी के निकट जो था, ककोरी के निकट जो था एक स्थान था, उस गांव का नाम था दशहरी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, नोट करेंगे। प्रदेश के मध्यवर्ती पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान भी है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अर्जुन नहर बांध, नोट करेंगे। अर्जुन नहर बांध, अर्जुन बांध यूपी के महोबा जिले में चरखरी में है। नोट करेंगे, अर्जुन बांध जो होता है यूपी के महोबा जिले में जो होता है चरखरी में है। अर्जुन नदी पर बनाया गया है। 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और अर्जुन बांध जो होता है 42 किलोमीटर मुख्यतः जो होता है, मुख्यतः नहर 217.3 किलोमीटर वितरण प्रणाली में महोबा, हमीरपुर जिलों के लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है अर्जुन बांध से। ठीक है, आगे देखेंगे परीक्षा बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा बांध, यूपी का परीक्षा बांध झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। नोट करेंगे, झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। आगे देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये रानी लक्ष्मीबाई सागर, जलाशय सागर बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मी सागर नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, बांध के कुछ नाम देख लिए। अड़वा बांध मिर्ज़ापुर में, अहरौरा मिर्ज़ापुर में, बदुआ बांका बिहार में। ठीक है, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। आगे चलें। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, यूपी का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ रुपये की लागत से सोनभद्र जनपद में रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। नोट करेंगे। ठीक है, 750 एकड़ रुपये की लागत से सोनभद्र जनपद के रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। इसकी कुल क्षमता 150 मेगावाट होगी। अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। गोकुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोकुल बैराज परियोजना। यह परियोजना यूपी की पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य आगरा, मथुरा में जो होता पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत मथुरा जिले में गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज निर्मित किया गया है। ठीक है, बैराज जो होता है निर्मित किया गया है। आगे देखेंगे। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर है। ठीक है, इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1878 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, 1878 ईस्वी में जो होता शुरू किया गया था। आगे चलिए। शारदा नहर, यह यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ तथा 1920 में इसमें जलपूर्ति प्रारंभ हुई थी। नोट करेंगे, यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसका निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ था और 1920 में इसे जलापूर्ति प्रारंभ हुई। ठीक है, ये बनवासा उत्तराखंड नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। शारदा नदी से जो होता निकाली गई है। ठीक है, शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9,961.3 किलोमीटर है। इसमें यूपी के पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, हरदोई, बाराबंकी,
उन्नाव, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। ठीक है, शारदा नहर तंत्र से। आगे देखेंगे, कस्बा और नदी। बिट्ठूर गंगा नदी पर है, गोरखपुर राप्ती नदी पर है, जौनपुर गोमती नदी पर है, कौशाम्बी यमुना नदी पर है, वाराणसी गंगा नदी पर है। ठीक है, आगे देखेंगे सुल्तानपुर गोमती नदी पर है, अयोध्या सरजू नदी पर है। थोड़ी सी गोमती नदी देखेंगे। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। कई बार आरओ में पीसीएस में पूछा गया। ये गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। गाजीपुर के समीप कैथी नामक जोता स्थल पर गंगा नदी में क्या करती है, जा कर के मिल जाती है। गंगा नदी की बात करें, यह यूपी के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यह यूपी के पूर्वी जिले बलिया से इसका निकास होता है। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। नोट करेंगे। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। नोट करेंगे। हेडिंग सर्वाधिक प्रभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। यूपी में बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उच्च प्रवण, बाढ़ प्रवण, मध्यम प्रवण और निम्न प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुल उच्च प्रवण क्षेत्र का लगभग 48% भाग आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। ठीक है, जीटी रोड उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, आगरा, गाजियाबाद आदि से होकर गुजरती है। नोट करेंगे। जीटी रोड जो होता है उत्तर प्रदेश में मुगलसराय, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज और आगरा, गाजियाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, बौद्ध परिपथ, इसमें सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, पिपरावा, श्रावस्ती और संघिसा शामिल हैं। ठीक है, बौद्ध परिपथ में। आगे चलें। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। भारतीय राजमार्ग के उन्नयन और संवर्धन व चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। नोट कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, इसकी लंबाई 302.22 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ जिले को जोड़ता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, इसका पूर्व नाम ताज एक्सप्रेस वे यूपी के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जिले से होकर गुजरता है। 165.5 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ये यूपी के दो शहर ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। यूपी के दो शहर ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। ठीक है, उद्घाटन किया था, नोट कर लेंगे, आजमगढ़ में। ठीक है, ये लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है। नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। ताज हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में प्रस्तावित है। ताज हवाई अड्डा, इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ताज हवाई अड्डे का नाम चेंज करके नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे।
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विधि विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय यूपी के अमेठी ज़िले में फुर्सतगंज में स्थित है। इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित राजीव गांधी के विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत की गई है। ठीक है, हवाई अड्डे का नाम मिला लीजिए। लखनऊ अमौसी में, वाराणसी बाबतपुर, कानपुर चकेरी, आगरा खेरिया, अमेठी फुर्सतगंज। ठीक है, आगे देखेंगे। नृत्य मिलाइए। कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार के द्वारा, नटवरी पूर्वांचल में होता है। धोबिया नृत्य, यह नृत्य प्रदेश के धोबी जात के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। खाला नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। खाला नृत्य, ठीक है, बुंदेलखंड का है। कार्तिक लोक नृत्य, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह के नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अवध के लोग कलाबाजी नृत्य और पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं। अवध के लोग क्या कलाबाजी नृत्य करते हैं और पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं। ठीक है, कलाबाजी नृत्य के अंतर्गत जो होता नर्तक जो होता है मोरबाज लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। राई नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किए जाने वाला मयूर नृत्य है। ठीक है, मयूर नृत्य है। आगे देखेंगे। सायरा नृत्य, सायरा यह सौरा नृत्य बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने की खुशी में किया जाता है। ठीक है, चरकुला नृत्य, यह ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। यह नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर घोड़े रखकर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। सॉरी पहिए पे घाड़े पर रखकर किया जाता है, घोड़े पर पड़ रहे हैं, सॉरी। राहुला नृत्य, राहुला लोक नृत्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। यूपी का लोकगीत, बिरहा, कजरी, रसिया यूपी का लोकगीत है, जबकि ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है, बिरहा, कजरी और रसिया। चलें आगे चलेंगे। बिरहा पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत के रूप में गाया जाता है। ठीक है, रसिया ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन है। रसिया ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन है, परंपरा है। जबकि कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वांचल क्षेत्र का मधुर लोकगीत है, जिसे मुख्यतः महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। आगे चलेंगे। ढोला आगरा मेरठ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, नोट कर लेंगे। ढोला आगरा और मेरठ क्षेत्र का। कजरी का उद्गम मिर्ज़ापुर एवं वाराणसी से माना जाता है, जो कि भोजपुरी के अतिरिक्त अवधि में भी गाया जाता है कजरी। ठीक है, आगे चलेंगे। कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तथा रसिया और मल्होर दोनों के गान ब्रजी व कौरवी दोनों भाषा में गाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तथ्य। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस की कथा है। इस वीर रस की कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। ठीक है, आल्हा और उदल का जो वीरता का वर्णन किया जाता है इसमें। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, लोक संगीत स्थान याद कर लीजिएगा। लोक संगीत और स्थान देवाशरीफ बाराबंकी, आल्हा महोबा में, कर्मा सोनभद्र मिर्ज़ापुर में। ठीक है, कजरी मिर्ज़ापुर में, बिरहा मिर्ज़ापुर बनारस में। ठीक है, होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस में। नौटंकी हाथरस में देख लीजिएगा। चैती अवध और भोजपुरी क्षेत्र में। आगे चलेंगे। लठमार होली, इसका संबंध बरसाना से है।
लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ इस दिन अपने गांव नंदगांव से राधा जी के गांव बरसाना गए थे, जहां राधा उनकी सहेलियों के लट्टू से, ठीक है, लट से, सहेलियों ने लट से जो होता है उन्हें भगाने का प्रयास किया था। तब से यह परंपरा आज भी फागुन मास की शुक्ल पश्चिमी नवमी को मनाई जाती है, ठीक है, लठमार होली, जानते हैं ना आप। हाथरस और कानपुर परंपरा। यूपी में हाथरस कानपुर उन दो महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है जहां रंगमंच में अपनी जड़ें जमाई हैं, विकास किया है। इसमें रामलीला और नौटंकी प्रमुख हैं। हाथरस की रामलीला और नौटंकी। हाथरस व कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहा जाता है। कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान तथा हाथरस में जो था पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा प्रसिद्ध है। चलें आगे चलिए। बनारस घराना, कुछ घराने के बारे में। रसूलन बाई, मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित है। इस घराने के गायक ख्याल गायक के साथ साथ ठुमरी ठप्पा, कजरी चैती, भजन गजल, ध्रुपद धमार के गायन में पारंगत रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा नाम, ठीक है। व्यक्ति और संबंध। लच्छू महाराज कत्थक से, फयाज खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से, तलत महमूद गजल से, बिरजू महाराज कत्थक से, अजमत अली खां सरौद से, ठीक है। गिरजा देवी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी के निकट एक गांव में हुआ था। वे संगीत बनारस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में इनका देहांत हो गया। इन्हें पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1989, पद्म विभूषण 2016, संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1971 आदि से सम्मानित किया गया था। नोट करेंगे, ठीक है। ठुमरी यह भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में मानी जाती है। ठुमरी की, ठीक है, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी का उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी का शान और लोकप्रियता अपने उच्च स्तर पर थी। ठुमरी की विशेषता थिरकते ताले हैं, खमाज, काफ़ी, पीलू, गारा, तिलंग, बहकी आदि ठुमरी के राग हैं, ठीक है। ठुमरी की रचनाएं बहुत सुगम, मधुर और आकर्षक होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। उस्ताद विलायत खां का संबंध सितार वादक से है। मास्टर फिदा हुसैन नरसी का संबंध हिंदी रंगमंच से है। सितारा देवी कत्थक हैं। जतिन भट्टाचार्य सरोद हैं, ठीक है, सरोद से संबंध है। गायक में देखेंगे राजन साजन मिश्रा, ध्रुपद ठप्पा, ताज बेगम ठुमरी ठप्पा, बड़ी मैना छोटी मैना ठुमरी गायिका, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद, ठीक है। आगे चलेंगे। इमदाद खानी घराना। इटावा को सितारा और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। इमदाद खान के पिता साहिब दाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। नोट कर लेंगे। इमदाद खान सितार वादक में मींद, घसीट, झाला का विकास किया था। इस घराने के अन्य प्रसिद्ध कलाकार सुजात खान, निषाद खान, बुधादित्य मुखर्जी आदि थे। आगे चलें। राष्ट्रीय कथक संस्थान। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, स्थित है। इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत 1988-89 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर
कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं का अवलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन करने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, यह प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य से प्रयाग संगीत समिति देखे होंगे। ठीक है, ये प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 1985-86 में जो होता है पटियाला, कोलकाता, तंजौर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर, नागपुर में 7 आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। कितनी जगह? 7 जगह आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। आगे चलेंगे। गुरु पूर्णिमा पर्व, यूपी का गुरु पूर्णिमा त्यौहार हिंदुओं और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने के जून अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नोट करेंगे, आषाढ़ महीने में क्वेश्चन पूछा गया है गुरु पूर्णिमा पर्व। ठीक है, हिंदू को इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मानते हैं, जबकि बौद्ध इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मानते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, आगे चलें। मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला जिसको मुड़िया पूनो मेला भी कहा जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में गुड़ पूर्णिमा के आषाढ़ मास की पूर्णिमा के अवसर पर होता है। ठीक है, कौशाम्बी, यूपी में कौशाम्बी जैन बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। ठीक है, कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का जो था प्रसिद्ध स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये छठे तीर्थंकर जो था पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। ठीक है, कौशाम्बी में अनेक बौद्ध विहार थे, उसमें सर्वप्रमुख घोषित राम था। इसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। इस विहार के निकट जो था अशोक का स्तूप था। ठीक है, इस विहार के निकट ही जो था अशोक का स्तूप था कौशाम्बी। आगे चलें। देवा शरीफ, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार। प्रतिवर्ष देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है। बाराबंकी ज़िले में स्थित है देवा शरीफ। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। ठीक है, मज़ार है। उनके वार्षिक उर्स के मौके पर कार्तिक माह की में एक बड़ा मेला लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नौचंदी मेला, ये मेरठ के नौचंदी में लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द एवं एकता का प्रतीक है। नौचंदी मेला ये भी पूछा गया है। ठीक है, नौचंदी मैदान में जहाँ नौचंदी देवी का जो होता प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, वहीं मंदिर के सामने ही मियाँ की दरगाह भी है। ठीक है, मंदिर के सामने मियाँ की दरगाह भी है। महाकुंभ मेला, इसका आयोजन 12 वर्ष पर किया जाता है। ये मेला देश में 4 स्थान पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। ठीक है, पारंपरिक रूप से कुंभ मेला 12वें वर्ष और अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष पर आयोजित होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो था कुंभ मेले को महाकुंभ, अर्ध कुंभ मेले की संज्ञा दी है। आगे चलेंगे। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में, कैलाश मेला आगरा में, सैयद सलार बहराइच में, शाकंभरी देवा सहारनपुर में, नौचंदी मेला मेरठ में, कलिंजर मेला बांदा जिला में। ठीक है, बांदा जिला में। और देखेंगे सोरो मेला कासगंज में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, काम्पिल या काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में, ददरी मेला बलिया में, हरदास जयंती वृंदावन में, देवा मेला बाराबंकी में। नोट करते रहेंगे। ठीक है, माघ मेला प्रयागराज में, झूला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बलदेव छठ का मेला जेवर नोएडा में, सुखतार का मेला मुजफ्फरनगर में। नोट कर लीजिए।
नोट करिए, आगे चलिए। सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, यह उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तीर्थस्थल का नाम और स्थान, चक्र तीर्थ नैमिषारण, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी, बौद्ध जैन मंदिर कौशाम्बी, वृंदावन मंदिर मथुरा, ठीक है, जेके मंदिर कानपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर। ठीक है, कहाँ पर? कुशीनगर। ठीक है, हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 28,000 ऋषियों का तपस्थली नैमिषारण। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। IT सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में HCL IT सिटी की स्थापना लखनऊ में, अंसल IT सिटी एंड पावर्स की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। ये दोनों संचालित विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र हैं। नोट कर लें, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट, इसकी स्थापना 1997 में कानपुर में की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला चलेंगे, धार्मिक पत्रिका कल्याण। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन सर्वप्रथम मुंबई से वर्ष 1926 में हुआ था। ठीक है, PCS में पूछा गया है। ठीक है, तत्पश्चात 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। हनुमान प्रसाद पोद्दार नामक पत्रिका के संस्थापक आजीवन संपादक जो होता रहे, संपादक रहे। ठीक है, दिया सलाई उद्योग, यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। कहाँ है? बरेली। ठीक है, बरेली है। कन्नौज किस लिए जाना जाता है? सिटी ऑफ परफ्यूम्स, कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है। यहाँ इत्र का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से इत्र विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। इस शहर की सबसे बड़ी जनसंख्या इस उद्योग में संलग्न है। आगे चलेंगे, थोड़ा से संस्थान देख लेंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, केंद्रीय उपोष्ण केंद्रीय अनुसंधान लखनऊ में, गन्ना अनुसंधान भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में, खाद्य पार्क नोएडा में, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। हो गया, आगे चलें। बीरबी गिरी श्रम संस्थान नोएडा में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान मथुरा में, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियम डिसीजेज कानपुर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। नोट कर लीजिएगा, आगे चलिए। केंद्र और उत्पाद, अमेठी में मूंज का उत्पाद, बागपत में घरेलू सजावटी के सामान, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए भाई। चलिए, आगरा में चर्म उत्पाद, बरेली में दिया सलाई उद्योग, मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग। ठीक है, वाराणसी में लकड़ी के खिलौने, मेरठ में खेल का सामान, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, मथुरा में पीतल की मूर्तियाँ। ये देखिए, याद रखिएगा, पीतल का बर्तन मुरादाबाद में और मूर्तियाँ पीतल का मथुरा में। ठीक है, अलीगढ़ में ताले, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ, टांडा में विद्युत करघा उत्पाद, अम्बेडकर नगर में।
ठीक है। आगे देखेंगे, गोटे का कार्य जो होता है लखनऊ वाराणसी में, बेत और छड़ियाँ जो होते हैं वाराणसी में, काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आजमगढ़ में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर में, शीश शिल्पकृति फिरोजाबाद में, नक्काशीदार सहारनपुर में, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, ठीक है। मृतिका शिल्प जो होता खुर्जा में, ढलवा घंटिया नोट करेंगे, ढलवा गैंठिया जलेसर में, एल्युमिनियम रेणुकोट में, एंटीबायोटिक ऋषिकेश में, एंटीबायोटिक जो था ऋषिकेश में। आगे देखेंगे, आंवला उर्वरक में, मोदी नगर में, रबड़ उद्योग बाराबंकी में, फाली फाइबर, कानपुर में विस्फोटक। आगे देखेंगे, नजीबाबाद में प्लाईवुड, कानपुर और आगरा में चमड़ा उद्योग, बरेली में सुरमा, ठीक है। आगे देखेंगे तथ्य थोड़ा देखिए, ग्रेटर नोएडा के पास स्थित दादरी व मिर्ज़ापुर जिले में स्थित चुनार व सोनभद्र में स्थित चुर्क डाला के सभी कारखाने सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। नोट करेंगे, सभी जितना बताएं सीमेंट उत्पादन के लिए, ठीक है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी कहा जाता है। नोट करेंगे, पूछा गया जरदोजी फर्रुखाबाद हाथ की छपाई को, हैंड प्रिंटिंग वर्क। चाकू और कैंची के लिए अलीगढ़ व मेरठ प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, कृत्रिम अंग निर्माण, यूपी में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण का निगम जो होता है निर्माण कानपुर में स्थित है। नोट करेंगे। आगे चलिए, संस्थान और स्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। नोट करेंगे, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान रायबरेली अमेठी। आगे चलिए, पेपर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, ठीक है। एप्रेलर पार्क गाजियाबाद में, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ठीक है। आगे, नॉलेज पार्क यूपी में ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्था सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। नॉलेज पार्क। एग्रो पार्क, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर के द्वारा कुर्सी रोड बाराबंकी करखियाव वाराणसी के में 2 एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हापुड़ लखनऊ और सहारनपुर में भी एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, विज्ञान नगरी, आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ का लोकार्पण 7 सितंबर 1989 को हुआ। इसका जो था उच्चीकरण आंचलिक विज्ञान नगरी के रूप में 21 सितंबर 2007 को हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क, निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क यूपी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का मुख्य केंद्र निदेशालय नोएडा में स्थित है, ठीक है। जिसे सॉफ्ट या इसे ASTPI नोएडा निर्माण यंत्र अधीन प्रदेश में 4 जो होता है SPTI केंद्र कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में स्थापित किए गए निर्यात मुख्य सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है, जिसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये फुल फॉर्म पर है, नोट करिए। यूपी में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। यूपी प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रयागराज में प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। कहाँ पर? प्रयागराज में प्रस्तावित की गई थी। आगे चलें,
शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में स्थित है। ये मृदा संबंधी शोध की दिशा में स्थापित संस्थान है। ठीक है, आगे देखेंगे आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके 7 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं। ठीक है, कौन कौन? कुफरी, मोदीपुर, जालंधर, ग्वालियर, पटना, शिलांग, ऊटी तमिलनाडु। देश के विभिन्न आलू उत्पादक क्षेत्र में स्थित है। ऊटी याद रखना, ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में, कई बार पूछा गया है ऊटी। आगे चलिए, केंद्रीय ग्लास या सिरमेयिक अनुसंधान संस्थान, खुर्जा यूपी के बुलंदशहर जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पर केंद्रीय ग्लास सिरमेयिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा एक केंद्र की स्थापना की गई है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि अनुसंधान परिषद, यूपी कृषि अनुसंधान परिषद, यूपी काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जो था लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, ठीक है, निबरी, देश की जो था अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में कार्यरत है। ये संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत था। 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है, 25 अक्टूबर 1978 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। ठीक है, आगे चलें, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, आगे चलिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये मिलान करने के लिए आएगा। आगे चलें, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल, यूपी काउंसिल ऑफ शुगर कैन रिसर्च को 1912 में कृषि रसायक जॉर्ज क्लार्क के द्वारा शोध केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। ठीक है, वर्ष 1944 में राज्य सरकार के द्वारा कृषि निदेशक लखनऊ में प्रशासनिक नियंत्रण में शोध केंद्र शाहजहांपुर के प्रथम निदेशक की नियुक्ति की गई थी। गन्ना शोध का कार्य उपज वृद्धि में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में यह शोध केंद्र गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, शोध कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा दिसंबर 1976 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध, ठीक है, परिषद की स्थापना और स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, फलतः 1977 में गन्ना शोध संगठन को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत करके एक स्वायत्त शासी या एक स्वशासी संस्था उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय शाहजहांपुर में रखा गया था। कहाँ? शाहजहांपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च शिक्षा परिषद, यूपी राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा अधिनियम 1995 के तहत की गई थी। ठीक है, थोड़ा से कॉलेज का नाम देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में, एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। ठीक है, आगे देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, यूपी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
गो अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना यूपी सरकार के द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 2002 में की गई थी। आगे देखेंगे समान केंद्रीय विश्वविद्यालय। वर्तमान में यूपी में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 4 समान केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, 4 समान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये 4 समान विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कृषि विद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, और एक विमानन विश्वविद्यालय राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में स्थित है। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। 2004 में इस विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे कृषि विश्वविद्यालय। यूजीसी की सूची में मान्यता प्राप्त प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय निम्न प्रकार से हैं। देखेंगे आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में राज्य विश्वविद्यालय है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में। ठीक है, कहाँ? मेरठ में। आगे देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में। ठीक है, सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। ठीक है, यूजीसी जो होता है एक वेबसाइट पर डीम्ड विश्वविद्यालय है, डीम्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे चलेंगे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। आगे चलेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, 1887 में हुई थी। काशी विद्यापीठ, इसकी स्थापना मूलतः काशी विद्यापीठ के नाम से असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1921 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, नोट करेंगे, भगवान दास के द्वारा की गई थी। इसे 1895 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम दिया गया और श्री शिव प्रसाद गुप्त ने 1920 में आज नाम से एक दैनिक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया था। ठीक है, जो आज भी चलता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना 1965 में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। नोट करते जाएंगे आप। ठीक है, आगे देखेंगे प्रथम संगीत विश्वविद्यालय। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ये भातखंडे संगीत महाविद्यालय है। ठीक है, लखनऊ में है, नोट कर लेंगे, लखनऊ में है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से संगीत शिक्षा हेतु लखनऊ में 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक न्यू पड़ी थी। ठीक है, के रूप में जो था न्यू पड़ी थी 1966 में। पहले इसका नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से पढ़े थे। 1966 में इसका नाम बदल करके भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रख दिया गया। आगे चलेंगे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2000 में इस महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका नाम परिवर्तित करके भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया है। ठीक है, इसमें एक लाइन इम्पोर्टेंट है। जनवरी 2022 में राज्य सरकार ने इसे संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। अब इसका नाम भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है। भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे भातखंडे संगीत समिति 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। भातखंडे नाट्य शास्त्र अकादमी भारतेंदु जो होता है नाट्य अकादमी 1975 में। ये मिलान करने के लिए आता है, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज,
यूपी में खेलों विकास हेतु शासन ने 1 अगस्त 1975 को लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ? लखनऊ में। आगे चलेंगे। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। ठीक, वर्ष 2001 में हुई थी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए जो होता डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना 2008 में की थी। ठीक है, आगे चलेंगे। जनजातियाँ। वाराणसी जिले में पाए जाने वाली जनजातियाँ चेरो, गोंडा, खरवार, ओझा, नायक, धुरिया, पथारी आदि है लोग। ठीक है। अगरिया जनजात, यह जनजात उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। यहाँ गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, खैरवार, पहरिया, बैगा, पंखा, पनिका, पटारी भी शामिल है। ठीक है, आगे देखेंगे। परहिया जनजात, ये आजीविका के लिए मूलतः वनों पर निर्भर है। ठीक है, परहिया जनजात भारत की विंध्य पर्वत श्रृंखला में निवास करती है, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तक है। ठीक है। जौनासारी जनजातियाँ, इस जनजात में संयुक्त परिवार का प्रचलन होता है। जनजात में बहुपति प्रथा व्यापक है। पुरुष प्रधान समाज होता है, जिसमें सबसे बड़ा भाई जो होता क्या होता है, ढोगड़ा या स्याड़ा अर्थात परिवार का मुखिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। थारू जनजातियाँ, 2011 जनगणना के अनुसार थारू जनजातियाँ यूपी 1,05,291, उत्तराखंड में 91,342, बिहार में 1,59,538 निवासित हैं। ठीक है। यूपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड व खरवार के बाद जनजातियाँ आती हैं थारू। ठीक है, पहले गोंड फिर खरवार। बुक्सा जनजातियाँ बिजनौर में हैं। यह भी योजना की बात करते हैं। कल्प योजना 1998 यूपी में प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना आरंभ किया गया था। नोट करेंगे। ठीक है, देखिए हम थोड़ा स्पीड में बताते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने 20 दिन का अगर मैच्योर क्लास रखा है तो ये समझ लीजिए कि मैच्योर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ें बहुत जल्दी पढ़ाकर ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, आज यूपी स्पेशल समाप्त करेंगे, चाहे 2 घंटा लग जाए। किसान बही योजना, यूपी में किसान बही योजना का प्रारंभ 1992-93 में किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को कृषिगत भू क्षेत्रों के विवरण की बही प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। उर्दू भाषा, यूपी 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। यूपी में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई है। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान, उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में पाली संस्कृति एवं प्राकृत भाषा को सम्यक विकास एवं प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। ठीक है, 1976 को जो ये यूपी स्पेशल का वे क्वेश्चन थे अब तक जो जितना बताए हैं, ये यूपी स्पेशल का वे क्वेश्चन थे जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए थे। कुछ भी हमने नहीं छोड़ा, चाहे 10 साल में पीसीएस के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था या आरओ का एग्ज़ाम में जो पूछा गया था, आरओ का कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, सभी को जो होता है कि ये यूपी स्पेशल में इसमें शामिल किया गया है। कुछ नया जिसमें डाले गए हैं, ठीक है, जो पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इसको आप एक बार रिपीट करिएगा। उत्तर प्रदेश संपूर्ण 1.5 घंटे में आपका क्लास समाप्त हो गया। तो वीडियो को जो होता है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आज आपका करंट अफेयर दूसरा पार्ट आपका मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।